सर मुझे कोई मतलब नहीं है सर, मुझे जो करना है मैं करूंगा सर। मुझे ना तो किसी की आलोचना से डर लगता है, ना मुझे किसी की गाली से डर लगता है, डर लगता ही नहीं सर। मैं तो एक छोटे से डाकखाने के बाबू का बेटा हूं सर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। हम 2 कमरे के मकान में रहते थे सर, डाकखाना कॉलोनी, गोंडा। भगवान ने सर पे हाथ रख दिया सर, चीजें समझ में आने लगी। हम कोई राजा घर में थोड़ी पैदा हुए सर कि हम कंटेसा पे चलते थे, कि हम ऐसा करते, नहीं नहीं सर। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे शिक्षा का काम नौकर बनाना नहीं है, शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना, कनेक्टिविटी सिखाना, सोचना सिखाना। एक छोटी सी घटना और सुनाता हूं पॉजिटिविटी पे। 17 और ये ऐतिहासिक घटना सुनिए। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, जबरदस्त रेवोल्यूशन। और 1781 फाइनेंशियल बैंकरप्सी, फाइनेंशियल बैंकरप्सी। सर चेक करिएगा फैक्ट। 1799 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1781 फाइनेंशियल बैंकरप्सी फ्रांस। सोचिए सर, फाइनेंशियल बैंकरप्सी। बिना पैसे के आप घर नहीं चला सकते, राष्ट्र कैसे चलाएंगे? 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल एनार्की, इकोनॉमिक एनार्की। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। सोचिए सिचुएशन देखिए, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पर हमला कर दिया। सिचुएशन देखिए सर, घर में आग लगी है, पड़ोसी ने हमला कर दिया। सर ये हमारे साथ भी हो सकता है सर। घर में आग लगी है सर, पैसा नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता, लुई 16 को बंदी बना दिया गया सर। और उसी में एक आदमी को 1797 में आर्मी का कमांडर बनाया जाता है, कमांडर इन चीफ नेपोलियन। आर्मी डिप्रेस्ड, सरेंडर्ड। सर 3 जनरल ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं सर, उसको कमांडर बना दिया जाता है ऐसी आर्मी का, कमांडर इन चीफ। आपकी तरह हमारी तरह मिडिल क्लास का आदमी, अपॉर्चुनिटी मिल गई। He goes to the army and he says to the army कि I am the son of God, blessed son of God, blessed। मैं भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा हूं, मैं ना हारूंगा। बोला मैं हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। आर्मी तो ताव में आ गई कि अरे ये भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा है। और फिर एक तो उसने हिम्मत दी अपनी सिपाहियों को, और सपना दिखाया। उसने कहा ये गुजरात, इटली, लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, आओ मेरे साथ, ले चलूं। तुम खाने बगैर मर रहे हो ना, तुम्हारे पास खाना नहीं है ना, आओ आओ चलो। अरे सेना तो आ गई ताव में, कूद गए इन लोगों ने, ऑस्ट्रिया की गर्दन पकड़ ली, हरा दिया ऑस्ट्रिया को। ट्रीटी ऑफ कैंपो फोर्मियो 1797, पढ़ना सर आज विकिपीडिया में डालकर, सलाम करोगे नेपोलियन को सर। ये होती है पॉजिटिविटी। इलेक्शन में वोट देने जाओगे तो हमसे पूछ के जाओगे, इसको देना होगा देना। अभी उस पर भी आ रहा हूं, इलेक्शन पे भी, आज इलेक्शन पे भी चर्चा करूंगा। ये होती है सर पॉजिटिविटी। ये देखो चेक करना सर। तुम कहते हो पॉजिटिविटी फैलाने से क्या हो? धर्म जो आदमी समझ जाएगा, और आदमी को ही समझना है, बाकी सब धर्म से बंधे हुए हैं। धर्म मतलब लॉ। चांद, सूरज, तारे, जानवर, पेड़। नीम के पेड़ में कभी आम निकलेगा? सब धर्म का सम्मान करते हैं, आदमी नहीं करते। आदमी पहले तो अव्वल धर्म जानता ही नहीं। धर्म जानने के बाद आदमी परेशान हो जाए, मतलब सवाल ही नहीं उठता। चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, चलेंगी वो। और जिंदगी बिना चुनौती के घंटा क्या करोगे जिंदगी का? दिन भर पड़े लेटे हो, सुबह उठे 3 किलो दूध पी लिए, दोपहर में 400 रोटी खा लिए, रात में इतना दाल भात खाक पड़े हो।
उस जिंदगी उससे बढ़िया चिड़ियाघर में बांध दिया जाए तुमको पिंजड़ा दे दिया जाए, उसी में कूदो, इसे करके लोगों को दिखाओ नाटक। अभी तुम जो दूसरे को कन्विंस कर रहे हो वो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी को बहला रहे हो, किसी को समझा रहे हो, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। किसी ने तुमको बुला लिया कि शाम को आ जाना जरा, 2 घंटे की जरूरत है। जी जी आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं? मैं नहीं आ रहा हूं। रख फोन। तुम्हारा टाइम है, अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो और अपने आप को कीमती बना लो। इतने खरीदार मार्केट में तुम्हारे हो जाएंगे। मतलब अगर मैं पॉडकास्ट करने पे उतर रहा हूं तो डेली मेरे पास 10 इनविटेशन है पॉडकास्ट का, 10। सिर्फ अगर पॉडकास्ट करने चला जाऊं तो। इस देश में लोगों को देखने जाने की बड़ी आदत है। हाथी आया है और 50 लोग चले गए हाथी देखने। पता लगा पागल होकर दौड़ गया, उसमें से 20 मर गए। कहीं राजा जी ने हाथी मंगाया था तभी हम मरे थे। बे देखने भी तो तुम ही गए थे। च्वांगसू बहुत बड़ा संत हुआ चाइना का। च्वांगसू, चाइना छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उस वक्त। तो एक राज्य दूसरे राज्य पर, च्वांगसू जिस राज्य में था वो छोटा सा राज्य था, तो उसके बगल वाला जो बड़ा राज्य था, बड़ा ताकतवर राज्य था, जो इसके राज्य का मित्र था, उसने पता नहीं किसी बात पे नाराजगी हुई और उस ताकतवर राज्य ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। अब राजा को तो पता था कि यार हम तो गए, छोटा सा राज्य। अब 1856 में झांसी रानी लक्ष्मीबाई कि हम क्यों इतना महिमा मंडन करते हैं, छोटा सा बिंदी भर का राज्य, बिंदी भर का, जिन अंग्रेजों की सत्ता पूरे भारत में स्थापित हो चुकी है वो उनसे लड़ रही हैं। क्या हिम्मत रही होगी, क्या निश्चित तौर पर वो महिला उतार रही होगी। 1856-57 जब भारत पर, पूरे भारत पर लगभग कब्जा, पूरा भारत पर कब्जा। पंजाब 1848, 1765 बंगाल, 1799 मैसूर, 1817 मराठा, 1843 सिंध, 1848 पंजाब, 1856 अवध, पूरे भारत पर कब्जा। और वो छोटी सी झांसी की रानी लड़ रही। वो दम है सर। ऐसे ही कुछ मसला था। एक झांसी जैसा स्टेट और एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे स्टेट ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। च्वांगसू का जो राज्य का वजीर था वो च्वांगसू से बड़ा प्रभावित रहता था, कभी कभी मिलने आता था कि सरकार। राजा महाराजा भी साधु संगत में कभी कभी बैठते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तो वजीर ने राजा से कहा कि यार यहां एक संत रहता है, मैं जब भी फंसता हूं ना मैं उससे राय लेता हूं और आज तक राय गड़बड़ नहीं हुई। राजा ने कहा ले लो, अब तो मरना वैसे भी है, ले लो। वजीर आया च्वांगसू के पास, कहा यार ऐसी ऐसी बात है, अगला राज्य तो सुनने को तैयार नहीं, लड़ाई तो होगी और हम मरेंगे। च्वांगसू एक मंदिर में रहता था, तो उसने राजा से कहा कि सुनो, इस मंदिर का जो देवता है वो मुझसे बात करता है, कल आना। और मुझसे वो रात में ही अकेले में बात करता है, कल आना, कल पूछ के बता दूंगा कि तुम्हारा क्या होगा ना। ठीक। दूसरे दिन वो वजीर आया मिलने, च्वांगसू ने कहा जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी। और इस भगवान ने मुझसे आज तक जो जो कहा कभी कुछ टला नहीं, और अगर ये टल गया तो तुम मुझे सजाए मौत दे देना। राजा खड़ा, सेनापति खड़ा, वजीर खड़ा कि अच्छा भगवान ने कहा, बोला भगवान ने। ये सब आ गए ताव में। इन्होंने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया, हरा दिया। सर ये होती पॉजिटिविटी की ताकत। मैं आपसे किसी का समर्थन करने को नहीं कर रहा हूं, नहीं, किसी का भी। आप एकदम जिस दल का चाहे विरोध करें, जिस नेता का चाहे विरोध, आपका हक है सर। और अगर आप मेरे कहने पर किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप पागल हैं। आपको विरोध करना है आप करिए, एकदम करिए। लेकिन इस देश में लोग विरोध पर्दे में बैठकर करते हैं। साइकिल सत्याग्रह में बुलाया था, 9 लोग आए थे 17 लोग, 18 लोग थे, बाकी लोग भाग गए 20 किलोमीटर के बाद। 700 किलोमीटर साइकिल चलाने में हालत खराब हो गई थी सर सबकी। कोरोना का पीक चल रहा था। मेरी भी 3 बच्चे हैं सर, मेरे भी 3 बच्चे हैं सर। यही बात सरदाना जी ने हमसे कही थी कि हम बड़े खुश हुए इस बात को देखकर कि कोई टीचर 700 किलोमीटर साइकिल चला रहा है धूप में, ह्यूमिडिटी में। खैर
सर पॉजिटिविटी में ताकत है। तो राजा जब जीत कर लौट रहा था तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि चलो यार चौंगसू को थैंक यू तो बोल दें, कुछ तोहफा तो दे दें। उस वजीर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल यार चलते हैं। गया ये सब गए मिलने के लिए, वजीर सेनापति राजा सब गए मिलने। बुलाया चौंगसू को कि सरकार हम जीत गए। हाँ बोले जीत गए तो हमें क्यों बताने आए हो, जाओ यहां से। अरे बोले नहीं सरकार आपको धन्यवाद कहने आए। बोले हमें काहे का धन्यवाद कहने आए हो, लड़े तुम, मेहनत तुमने की, हमें क्यों धन्यवाद कहने आए हो। अरे बोले आपको धन्यवाद कह दें, इस मंदिर के भगवान को धन्यवाद कह दें। बोले मंदिर में कोई भगवान नहीं है, ये तो मेरी आदत है, मैं उसका नाम लेकर कह देता हूं। वो तो तुम जीत गए, तुम्हारी किस्मत। सर ये है पॉजिटिविटी की ताकत। कौन मरेगा कौन जिएगा ये किसी को नहीं पता सर, ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये है पॉजिटिविटी की एक ताकत। तुम सोचो 20 साल राजेंद्र नगर में पढ़ाए, मतलब हमको, अच्छा ये बात ये सही कहते हैं कि नहीं पढ़ाता है, ये बात एकदम सही है। क्योंकि तुम 15 साल पढ़ के आए हो पीछे और आता तुमको कुछ नहीं है। मतलब मुझे दिल्ली में ही कोचिंग लॉन्च करनी थी, मुझे दिल्ली ही रहना था किसी भी कीमत पे। वहां एक वजह है, दिल्ली में 100% अगर लड़का है तो 60% ऐसा लड़का आता है जिसको सिर्फ पढ़ना है, जिसको कैरियर की चिंता नहीं है, घर की चिंता है ही नहीं। आईआईटी का लड़का है, आईएम का लड़का है, उसको पता है यार नहीं होगा अमेरिका चले जाएंगे। पढ़ने की सिटिंग हैबिट उनकी बहुत अच्छी है। आईआईटीएन है 10-10 घंटा 12-12 घंटा बैठ के पढ़ लेते हैं, सिखा दो तुरंत सीख जाएंगे। कल एक लड़का आया था, कानपुर का है, इस बार भी मेंस लिखा है, आज शायद आएगा। क्या नाम था उस लड़के का जो पहले, शायद तुम्हारी क्लास में आया होगा कुछ गाइड वाइड देने के लिए। नहीं, इस बार उसका सिलेक्शन होगा पक्का, कानपुर से उसका सिलेक्शन अंडर 50 में पक्का है। अभी हम जाके कोचिंग खोलते हैं बलिया में, सब खत्म। क्यों, क्या वहां मेहनत करने वाले लड़के नहीं है? पर वो ज्यादातर समझ ही नहीं पाएंगे मैं कह क्या रहा हूं। उनको तो यह है कि क्लास में आओ, 25-30 पन्ना लिखाओ, लिखते लिखते ये उंगली फट जाए, फिर 2.5 घंटे बाद जब हम क्लास से जाएं तो इतना मैटर, घर जाकर सो जाएं। ये सब मत पूछो, क्लास में कुछ पूछो मत, जगाओ मत हमें ऐसे मरा रहने दो जैसे हम मरे हैं, कम से कम सुकून में तो है। हमको जगाओ मत, हमको छेड़ो मत। वो तुरंत कहता हाँ यार पढ़ाए तो नहीं थे, बता रहे थे ऐसे बता रहे थे। अभी बता रहे थे, कल मैं बता रहा था, रायपुर गए थे, 21,000 रुपए का एक सवाल पूछा था, कोई नहीं बता पाए, 3-4 हजार लोग आगे बैठे थे। 21,000 रुपया कैश। हमने कहा अभी यहीं गिन के देंगे, बताओ इजराइल और ईरान के युद्ध का मुख्य वजह क्या है? तो क्या होगा? जापान का एक समुराई था, तीसरी घटना सुना रहा हूं सर आपको। जापान का एक समुराई था, यमगाता, बड़ा फेमस समुराई, तलवारबाज, पूरा जापान के समुराइयों को हरा चुका था, शंकराचार्य की उपाधि तलवारबाजी में उस आदमी के सामने कोई था ही नहीं जापान में। 1 साल उसने पूरे जापान में मुकाबला किया, सबको हराया, यमगाता। 1 साल बाद घर लौट कर आया,
पता चला कि उसकी बीवी का अफेयर उसके नौकर से हो गया। उसने अपने नौकर से कहा कि आज शाम को मेरा और तेरा मुकाबला होगा तलवारबाजी का, और अगर तू जीत गया तो बीवी भी तुम्हारी और सारी संपत्ति भी तुम्हारी। अरे उस नौकर ने कहा कि मालिक ऐसे ही मार डालिए, आप पूरे जापान के समुराई हैं, हम लड़ेंगे आपसे। मतलब सचिन तेंदुलकर से एक रिक्शा वाला ये कहते कि हम तुमको बॉलिंग करेंगे, और वो भी ऐसे। शोएब अख्तर को हॉन्ट करता था वो आदमी, शेन वॉर्न को हॉन्ट करता था वो आदमी। उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी, स्टेडियम में मिलना। अरे बोले मालिक, बोला कुछ नहीं, सुनना ही नहीं, कल शाम को तलवारबाजी होगी, वहां अगर तुम मुझे हरा ले गए तो सारी संपत्ति तुम्हारी, बीवी तुम्हारी। जापान बुद्धिस्टों का देश है, बुद्धिस्ट संतों का। वो नौकर निकला, कोई सामने बुद्धिस्ट संत उसको टकरा गया। उसने कहा महाराज कल मरने जा रहा हूं। बोला कैसे? क्योंकि मौत तो किसी को पता नहीं होती, तुम्हें कैसे पता है? कहा सरकार। तो फिर उसने सारी कहानी सुनाई। कहा सरकार ऐसी ऐसी बात है, और कल तो ये मुझे मार डालेगा। तो उस बुद्धिस्ट संत ने कहा कि तुम चाहो तो बच सकते हो। कहा कैसे सरकार? कहा कल का इंतजार क्यों कर रहे हो, आज तलवार उठा लो और जाके अभी बस अभी जाके जितनी गाली दे सकते हो दो, निकल बाहर। यमगाता इसको इस संत से बात करते हुए देख रहा था। देखना कहानी का, यमगाता देख रहा था। और ये गया बाजार में, इसने तलवार खरीदी और लौट के आया, दरवाजे पे कहा कि निकल। यमगाता को लगा कि यार इस बंदे की औकात नहीं मेरे सामने बोलने की, वो मुझे निकल कह रहा है, गाली दे रहा है। शंका बैठ गई मन में। निकला तलवार लेकर बाहर, उठाई तलवार उसने, तब तक इसने घुमा के मारा एक हाथ, यमगाता के हाथ से तलवार छूट गई। यमगाता सन्यासी हो गया। डॉक्टर्स कभी किसी को कहते नहीं है कि तुम मरने जा रहे हो, कहते हैं अब दुआ करिए। कभी किसी डॉक्टर को आपने किसी से सुना नहीं होगा, क्योंकि मिरेकल जो है सर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड। ये दिव्यांश चोयाल, राजस्थान का लड़का, 94 ईयर ओल्ड मैन सर, 400 शुगर। ये समय है सर एक दूसरे की हिम्मत को बांधने का सर, एक दूसरे को बचाने का सर। अगर मुझे गाली देकर तुम्हारी सरकार बदल जाती हो तो तुम दे लो, तो हमको 2-4 हजार दे लो। अगर मुझे गाली देकर तुम्हारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मैं खड़ा हो जाता हूं, 10 मिनट दे लो, पर शर्त यह है कि तुम्हारे कष्ट दूर हो जाए। ये हमारे दुश्मन इंतजार कर रहे हैं सर कि भारत अंदर से कोलैप्स करे और हम कूद पड़े भारत पर। तो पहली बार इब्राहिम को पता चला मजनू के बारे में कि एक आदमी है जो रो रहा है, लैला लैला कह के रो रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, रो रहा है। तो उसे बिलीव नहीं हुआ। राजा महाराजा को कुछ चीजों में बिलीव नहीं होता। कहा नहीं यार। बोले हाँ सर, बहुत रोता है सर। तो बोले लेकर आओ जरा देखे यार। तो मजनू को कोर्ट में लाया गया तो देखा कपड़ा उपड़ा सब फटा, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, लैला लैला। तो इब्राहिम को बड़ी दया आई, कैलिफ था इब्राहिम। तो उसने कहा यार ऐसा करो, 10 सबसे खूबसूरत लड़कियां लेकर आओ, एम्पायर में जो 10 सबसे खूबसूरत लड़कियां उनको लेकर आओ। तो 10 लड़कियों को लाया गया और मजनू के सामने खड़ा किया गया। और मजनू से कहा इब्राहिम ने कि देख तू कोई भी ले जा, और तू 10 की 10 ले जा, पर रो मत। तो वो गया, उसने फिर सारी लड़कियों के चेहरे देखे, फिर वो इब्राहिम की तरफ पलटा और उसने कहा कि सर इसमें मेरी लैला नहीं है। फिर तो इब्राहिम ने कहा कि इसको जूते से मार कर भगाओ, इसको यहां से पढ़ाओ, सामने से हटा दो इसको। समझ गए, इसको कुछ करना तो है नहीं। तो जिनको कुछ नहीं करना था जीवन में, उन्होंने प्यार कर लिया। इतनी बड़ी चीज है कि कुछ उसके बाद होने ही नहीं देती। जहां प्यार है वहां धोखा उसका बाई प्रोडक्ट है, तो चलेगा ही। कुछ चीजें हैं वो नेचुरल हैं,
कल मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, तुमने गौर नहीं किया होगा, और गौर किया होगा तो जाके लिखना चाहिए था तुम्हें। इतिहास उन व्यक्तियों की कहानी है जिन्होंने चुनौतियों को मजाक बना लिया। इतिहास उन महापुरुषों की कहानी। सारे ब्राह्मण चाणक्य हैं कि सारे दलित अंबेडकर हैं कि सारे राजपूत राणा सांगा है? गोली चली, चारपाई के नीचे घुस गए। कि सारे मुसलमान कलाम हैं? तो इतिहास उन महान लोगों की कहानी है जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना दिया। उनको समझ में आ गया कि दोस्त, इसका सही जगह इस्तेमाल करना है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जाहिलियत देखो, मतलब कभी कभी मैं जब इंसान को देखता हूं ना, तो मुझे आसमान की तरफ देख के हंसी बहुत आती कि ये कब बना है। लड़का आके मुझसे कह रहा है मेरी जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा, मैं डिप्रेशन में हूं। मेहनत करते हो, मर रहे हो। 14 साल भगवान जंगल में रहे, तुम कितने साल रहे? नहीं, जंगल में थे। मारो लाठी निकाल के उसको 50-60 लाठी। वो कहानी इसलिए कही जाती है कि जब भगवान इस धरती के नियम से नहीं बचे तो हम कभी नहीं बचेंगे। नियम है, लॉ। और तुम कह रहे हो मेहनत ना करना पड़े, मरना ना पड़े, तपस्या ना करनी पड़े, दर्द ना हो। और दर्द इंसान की किस्मत में लिखा। और सुबह 10 किलोमीटर भागोगे, खाओ 2 किलो मिठाई दिन भर, करो नहीं भागेंगे और मिठाई भी खाएंगे कि ना हो पाएगा। जितने लोग नौकरी पा जाते हैं सबके जीवन से खेल निकल जाता है बाहर, बस तुरंत शुगर हो जाती है। आज बच्चों को भी हो रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे ज्यादातर वीडियो गेम पे बिजी हैं। इनके लिए खेल मतलब मोबाइल। हमारे लिए खेल मतलब होता था बैट बॉल स्टंप, उसी स्टंप से मार भी आते थे। तो सोचो दिन में जो यार 50-60 ओवर 100 ओवर मैच खेल रहा है, उसको खाना लोहा हजम हो जाएगा अंदर। मतलब कभी कभी जब खेल के घर आते थे तो अपनी ही मां भगा देती थी, इतना डार्क चेहरा हो जाता था। या कहां घर में घुसे आ रहे हो? अरे बोले अरे अम्मा ये कहां आए बे, ये क्या करके आए? और मारी 2-3 फाइट। कि तुम धूप में क्रिकेट खेल रहे थे, और मई की धूप पता नहीं चलती थी, इतना नशा होता था क्रिकेट खेलने का। अभी इस धूप में निकल जाए तो हीट स्ट्रोक हो जाए। लग्जरी ने इतना निकम्मा बना दिया। लक्ष्मी जी निकली समुद्र मंथन के बाद, सब मार कर लिया आपस में। एक तो स्त्री, ऊपर से लक्ष्मी, तो करला ऊपर से नीम चढ़ा, धन की देवी। तो देवताओं ने असुरों ने मार कर लिया कि भैया हम शादी करेंगे। तो उन्होंने कहा बैठो तुम लोग लाइन से, मैं डिसाइड करूंगी, शादी तो मुझे किसी एक से ही करनी है। तो ये लोग बैठे, तो देखा उन्होंने उधर समंदर में कोई आदमी लेटा हुआ। तो उन्होंने पूछा वो कौन है? बोले वो भगवान विष्णु है। तो बोले उनको नहीं पता मैं निकली हूं? बोले पता है। बोले उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोले अरे सब इस सब चीज से बाहर है। लक्ष्मी जी ने गई पर विष्णु जी को माला पहना। इसलिए जो स्त्री के पीछे भागेगा, स्त्री उसको कभी नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं तुम इस दुनिया को चाहते हो ना, हम सब चाहते हैं। को पैसा हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, गाड़ी हो, महल हो, सब आएगा। अभी बात पता क्या है, इस देश को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। और दूसरा लड़ेगा उसका हंसी उड़ाएंगे लोग, मजाक उड़ाएंगे। वही हम एक टीचर थे, हैं भी, चले गए चुनाव लड़ने। बहुत लोग दिक्कत में आ गए, चुनाव काहे लड़ रहे हो? काहे ना लड़े? तो डाकू चक्के लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ना चाहिए, गंदी चीज है। अगर यही बात डॉक्टर अंबेडकर सोच लेते तो, और यही बात राम मनोहर लोहिया सोच लेते, और यही बात जवाहरलाल नेहरू सोच लेते, हार जाओगे। तो भी राणा प्रताप की तरह लोग जानेंगे तो जो लड़ेगा ही नहीं। तो हमारा कौन सा ठेका चलता है कि बंद हो जाएगा? हमारे पास एक ऐसा धन है जिसको मैं कहीं भी बेच सकता हूं, और उस धन का नाम है विद्या।
न चौर हार्यम, न चोर चुरा सकता है, न भ्रात भाज्यम, न मेरा भाई मुझसे हिस्सा मांग सकता है, न राज्य हार्यम, न राज्य मुझसे टैक्स मांग सकता है, न च भारकार, बोझ भी नहीं है कि बोरा में भर के लेके चलना है। वे करते हैं वर्धते एवं नित्यम, जितना खर्चा करोगे उतना बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। मैं अमेरिका में था तो वहां एक हिंदुस्तानी है, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोग कब सुपर पावर बनेगा। हमने कहा कल। अरे बोले ओझा जी मजाक कर रहे हैं। हमने कहा आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? बोले हार्वर्ड में पढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा एक हमारे यहाँ हीरालाल पन्नालाल यूनिवर्सिटी है नोएडा में, वहां पढ़ा दीजिए। अरे बोले वहां क्यों पढ़ा दे, वहां कौन सी पढ़ाई होती? हाँ, मैंने कहा बस परिवार, समाज, व्यक्ति और राष्ट्र, इसकी महानता शिक्षा में छिपी हुई है। जब भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे तो भारत महाशक्ति था। आज भारत का लड़का मेडिकल करने कहां जा रहा है? चाइना। तुम्हारे यहां भी गए होंगे बहुत सारे लोग, रूस, चाइना। सोचो तुम्हारे अपने राज्य में कम से कम 50 मेडिकल कॉलेज होंगे, नहीं है? लेकिन जिनके पास पैसा है वो बाहर पढ़ा रहे। तो जो तुम्हारे अपने राज्य में होंगे कम से कम 50 मेडिकल कॉलेज, चलो 50 नहीं भी होंगे, प्राइवेट 10 होंगे, एक मिनिमम मान लेते हैं, और फिर सारे राज्य मिलाकर कम से कम 300 मेडिकल कॉलेज होंगे भारत में। तो अगर मिनिमम 300 मेडिकल कॉलेज में यहाँ का अमीर आदमी अपने बच्चे को मेडिकल नहीं करा सकता, तो तुम सोचो यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी है। एक डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के बल पर अपने आप को दलित से भगवान बना लिया। इतनी ताकत है शिक्षा में, कोई रिजर्वेशन नहीं था। एक डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के दम पर स्वयं को दलित से भगवान बना लिया। जिस आदमी को लोग क्लास के अंदर नहीं बैठने दे रहे थे, आज लोग उसका मंदिर बना रहे हैं। शिक्षा ही तो है। छोटे छोटे काम मैं तुमको बता दे रहा हूं। तो पहली बात, चौथा पॉइंट में ध्यान शुरू करो यार। ध्यान तुम्हें मन की गुलामी से मुक्त कराएगा। ध्यान क्या है? मन की गुलामी को तोड़ने का माध्यम। तुमको पढ़ने नहीं दे रहा है, खड़े होकर पढ़ो, यही तपस्या है। सुबह उठे 4 केला खा लिए, 2 गिलास दूध, 8 ब्रेड। अब क्लास में कुछ समझ में आएगा? एक मुट्ठी भुना हुआ चना लो, इतना जितना तुम्हारी मुट्ठी में आ रहा। मरोगे नहीं तो खा लो, बैठ के पढ़ो जब तक 4 घंटा पढ़ रहे हो। पेट को भरो मत, पेट को भरोगे सारा खून नीचे चला आएगा। इसलिए ब्राह्मण ने हमेशा कद्दू खाने पे ध्यान दिया, लौकी खाने पे ध्यान। फाइबरस फूड है ना। यादव, जाट, गुजर 4 लीटर दूध पी गए। अब गाय बैल घर में है तो करें क्या? और जब सुबह उठते 4 लीटर दूध पी गए तो वो न्यूटन का पहला नियम समझ में आएगा? तो कहां समझ में आएगा? सुबह उठे 50 तो भैंस है, अब तो दूध वगैरह बेचा जा रहा है। आज से 30-40 साल पहले कौन बेचता था? लोग बांट देते थे, ज्यादा हो जाता था, और ज्यादा हो गया पड़ोस वाले गांव में भेज दिए। अब तो खुद ही खाने को नहीं हट रहा है लोगों को। लेकिन मैंने अपने समय में देखा 1970 में सबके पास कम से कम एक गाय होती ही थी। और एक गाय अगर 4 लीटर 5 लीटर दूध दे रही है तो 5 लीटर सुबह, 5 लीटर शाम, 10 लीटर दूध घर में थोड़ी खपत होगा, बहुत ज्यादा होगा। 4 लीटर हो जाएगा तो 6 लीटर भाई जो आ रहा है दूध पिलाओ। अब तो लोग चाय भी पूछ के पिलाते हैं, चाय पिएंगे? अगर चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बच जाए और तुम जीवन में कुछ कर लो तो देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।